हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं अपनी प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट। और आज का गाइस हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो गाइस हमारे पिछले कुछ सेशंस में हम कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस देख चुके हैं। दैट मीन्स हम 20 सीरीज़ को 2 सेशंस को हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, तो गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने वो 2 सीरीज़ नहीं देखी हैं उनको प्लीज़ ज़रूर देखेगा। वहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं और आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। अब वहाँ से सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको उसकी जो भी पीडीएफ्स हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स की, चाहे वो करंट अफेयर्स की है, मेंस की जो प्रीवियस ईयर एनालिसिस सेशन आपके लिए लाया जाता है उसके, और ये जो प्रीलिम्स का डेली प्रैक्टिस सीरीज़ है इसकी आपको सबकी पीडीएफ वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आप लोगों के लिए, आपको उनकी भी लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और गाइज जो स्टूडेंट सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए गाइज मैं ये कहना चाहूँगी कि आप झा सर अकेडमी से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कीजिए, उसको रेगुलरली फॉलो कीजिए। यकीन मानिए उससे बाहर के आपको करंट अफेयर्स कहीं से भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। तो आपको वो जो 1 सवा घंटा है डेली का सिर्फ वो देना है, उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने के लिए या देखने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज़ हमारा जीएस का भी बैच ज्वाइन कीजिए आप। वो बैच में आपको जीएस 1 2 3 4 की तैयारी कराई जाएगी और ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है। उसमें जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं, खुद आपको पढ़ा रहे हैं। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर की गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता गाइज़, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज़। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच चल रहा है गाइज़, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपके लिए 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है वो आपके आंसर्स को चेक करते हैं और आंसर्स को चेक करके वो आपको आपकी मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और आंसर के साथ साथ वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो गाइज़ अगर आप बिल्कुल क्लियर सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए तो इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कोर्सेज़ की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए गाइस अपनी आज की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़, इसमें हमसे गाइस क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनियन लिस्ट जो हमें 7th शेड्यूल में देखने को मिलती है। जानते हैं हमें संविधान में 7th शेड्यूल में 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट देखने को मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में से इनमें से कौन सा सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है? तो यूनियन लिस्ट के बारे में पूछा गया है। तो गाइज हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। तो ये हमारा यूनियन लिस्ट में देखने को मिलता है। बाकी के जो 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, एग्रीकल्चर, फिशरीज और पब्लिक हेल्थ, ये हमारे स्टेट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। स्टेट सब्जेक्ट्स में हमारे ये कंसिडर होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमसे गाइस 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में पूछा गया है। 104 संविधान का संशोधन के बारे में पूछा गया है कि वो किससे रिलेटेड है। तो इसमें गाइस हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो 104 हमें बिल देखने को मिलता है वो कोटा प्रोवाइड करता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। कहाँ पे? प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। तो उनके लिए ये लाया गया है, सोशल और बैकवर्ड जो क्लासेस है उनके लिए लाया गया है 104 संविधान का संशोधन। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन अमंग द फॉलोइंग कमीशन वॉज सेट अप इन द परसुएंस ऑफ अ डेफिनेट प्रोविजन अंडर एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि ये जो बनाया गया है इनमें से ऐसा कौन सा कमीशन है जो एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल दिया गया है, अनुच्छेद दिया गया है, उसके अंडर कुछ डेफिनेट प्रोविजन बनाया है। मतलब कि ओरिजिनली वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और फिर उसके अंडर कुछ प्रोविजन ऐड किया गया है बस। तो वो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन के बारे में हमें आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मैंशन है, उसके अंडर प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें हम डेफिनेट प्रोविजंस डालते हैं अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
यहाँ पे गाइस हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की हम बात करते हैं, हम कहते हैं ना राइट टू एजुकेशन, तो वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कौन सी अमेंडमेंट में लाया गया है, इन्होंने क्या बताया है, 76 अमेंडमेंट में लाया गया है वो। ठीक है, संशोधन के द्वारा 76वें संशोधन के द्वारा लाया गया है। स्टेटमेंट 2 में बोला है जो सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करते हैं, तो वो कंप्यूटर एजुकेशन भी प्रोवाइड करना उसके उसी के ही अंडर आता है सर्व शिक्षा अभियान में, और बल्कि जो रूरल एरिया से ग्रामीण क्षेत्र में है वहाँ पे भी इसको कंसिडर किया गया है। और स्टेटमेंट 3 में क्या बोला गया है कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में कब ऐड की गई है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के तौर पे कब डाली गई है, 42वें संशोधन के दौरान, 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था उसके दौरान इसको कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट बनाया गया है। तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। तो गाइज हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 और 3 हमारी करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि ये 76th अमेंडमेंट नहीं है बल्कि 86th अमेंडमेंट है। तो गाइज बहुत छोटी सी मिस्टेक है, तो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ना है हमें, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स बताना है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें किसके बारे में बात की गई है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं सेंटर में और स्टेट में, उनको वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। किसके 15%? जो टोटल मेंबर लोकसभा में है, या फिर अगर हम स्टेट की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टोटल मेंबर्स है उसमें 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये हमें कौन से संशोधन के द्वारा ये गठित किया गया है, तो ये किया गया है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपीएसपी में से पूछा हुआ है कि कौन सा डीपीएसपी में हमें देखने को मिलता है इन दोनों में से। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, और दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन, जो ये ड्रिंक्स होती है ना, अल्कोहल इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होती हैं, सिर्फ वो मेडिकल पर्पजेज़ के लिए ही यूज़ करना है, बाकी किसी चीज़ के लिए ड्रग्स के तौर पे यूज़ नहीं करना है, कि क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं। तो डीपीएसपी में कौन सा दिया गया है, तो गाइज हमारे यहाँ पे ऑप्शन 2 बिल्कुल ऑप्शन बी 2 ओनली बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 23 के अंडर। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें शेड्यूल बताना है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें शेड्यूल्ड एरियाज के प्रोविजंस दिए गए हैं कि शेड्यूल्ड एरियाज को किस तरीके से कंट्रोल और एडमिनिस्टर करना है। तो गाइज ये जो शेड्यूल बात करता है शेड्यूल्ड एरियाज के बारे में, वो है 5th शेड्यूल। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 5th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब गाइज हम 8th शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को मिलता है हमें 8वीं अनुसूची, उसमें हमें 22 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं। तो उसमें हाल मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ही 22 लैंग्वेजेस नहीं थी। जब वो 22 लैंग्वेजेस बनाई गई, वो अभी लास्ट में जो हम रिसेंट की बात करें तो 4 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी और वो 22 तक पहुंची थी। तो वो कौन से संशोधन के द्वारा 4 लैंग्वेजेस ऐड करके 22 लैंग्वेज कर दी गई, तो हमें वो बताना है यहाँ पे। तो इसमें गाइज हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 92nd अमेंडमेंट, 92वां संशोधन जो हुआ था उसके दौरान लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे हमें फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बतानी है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स की जब हम बात करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ जाता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आ जाते हैं, वो 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए हाउस के कुल मिला के, सारे मेंबर्स को मिला के। तो बेसिकली गाइज अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी वही क्वेश्चन है ये कुल मिला के, बस थोड़ा सा इसकी फॉर्मेशन को चेंज कर दिया है। तो इसका आंसर क्या है, 91st अमेंडमेंट एक्ट, 91वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी हमें दिए गए हैं। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो क्या फुलफिल करता है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को लॉन्च जो फुलफिल करता है, जो कि सरकार ने लॉन्च किया था। तो ये कौन करता है गाइज, ये करता है बी, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3 ओनली, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये काम को, ये प्रोग्राम को फुलफिल करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ए,
हमें क्या दिया गया है कि पब्लिक इलेक्शंस मतलब वोट करना इलेक्शंस में, दूसरा डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, तीसरा जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है उसका बचाव करना, और चौथा अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पब्लिक इलेक्शंस में वोट करना एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताने हैं कि मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें कुछ दिए हुए हैं, 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, हमें इसमें से बताना है कि गांधीयन प्रिंसिपल इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 एंड 3 गांधीयन प्रिंसिपल हमें कौन सा देखने को मिलता है? विलेज पंचायत का और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो सेटअप प्रमोट करने की बात की गई थी वो गांधीयन प्रिंसिपल के दौरान ही या गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर ही हमारा कंसिडर किया जाता है। जो बाकी के 2 प्रिंसिपल्स हमें दिए गए हैं वो गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर नहीं आते, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यह बताना है कि राज्यसभा की जैसे कि कुछ पावर्स दी जाती हैं, कुछ लोकसभा की और राज्यसभा की कुछ पावर्स होती है, कुछ उनमें क्या होती है, सिमिलर होती हैं, कि जहाँ पे राज्यसभा की भी पावर है और लोकसभा की भी पावर है, लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स होती है जो सिर्फ राज्यसभा को ही दी जाती है, लोकसभा के पास वो नहीं होती। तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी पावर है जो इनमें से सिर्फ राज्यसभा के पास होती है। तो गाइज इसमें हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो स्टेट लिस्ट में से कुछ लॉज बनाने के लिए, मतलब जो स्टेट लिस्ट है उस पर कौन लॉ बनाती है? वैसे स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन कई बार कुछ मुद्दों पे पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है स्टेट लिस्ट के कुछ मुद्दों पे। तो कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो उस पर कौन रिजोल्यूशन पास करती है? राज्यसभा। और अगर कुछ एक या एक से ज़्यादा अगर ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात की जाती है, उसका रिजोल्यूशन भी पास कौन करती है? राज्यसभा, उसकी स्पेशल पावर होती है। तो ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमसे ये पूछा हुआ है कि ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इनमें से एजुकेशन पे किस किस का प्रभाव देखने को मिलता है? ठीक है, क्या है? डीपीएसपी, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल और 7th शेड्यूल। तो गाइज इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ये सभी के सभी 1 2 3 4 एंड 5 सभी के सभी ही हमें एजुकेशन पे प्रभाव डालती हुई दिखती है, एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे? डीपीएसपी में हमें पता है राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 45 में देखने को मिलती है। रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं या पंचायत हैं, वो भी एजुकेशन के लिए तो काम करती हैं अपने एरियाज़ के। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल का जो शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिगार्डिंग है ये, वो भी अपने जो वहाँ के एरिया है वहाँ पे एजुकेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है, और 7th शेड्यूल में तो एजुकेशन हमें पता ही है कॉन्करेंट लिस्ट में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये मिस्टेक कर सकते हैं कुछ बच्चे कि 5th और 6th शेड्यूल को छोड़ दें कि वो तो शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है, लेकिन नहीं, वहाँ पे भी एजुकेशन का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से हमें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या 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 प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि उसको पार्लियामेंट के सामने कौन कौन सी रिपोर्ट को रखना पड़ता है, रिपोर्ट्स को। पहला है यूनियन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट, सीएजी की रिपोर्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट। तो गाइज यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 1 3 एंड 4। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट रखना प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसका कोई एक ड्यूटी नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी 1 3 एंड 4 स्टेटमेंट ये तीनों सही हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हमें यहाँ पे दी गई हैं और ये बताना है, मतलब इसमें से हमें 4 चीज़ें दी गई हैं, इसमें से बताना है कि कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना, दूसरा क्या है? वीकर सेक्शंस को बचाना जो इनजस्टिस होती है, तीसरा साइंटिफिक टेम्पर को मेंटेन रखना, और चौथा हर स्फीयर में एक्सीलेंस करना है, अच्छे से करना है, बिल्कुल बेस्ट देना है। तो गाइज हमारे यहाँ पे 1 3 एंड 4 ओनली बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स हमें देखने को मिलती है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो वो कौन से एक्ट में हमें प्रोवाइड की गई थी, किस एक्ट में इसके बारे में बताया गया था कि डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी? तो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसमें एक ये प्रोविजन था कि जो पावर है वो डिवाइड की जाएगी सेंटर और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम अपने इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो पूछा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स थे वो प्रोविंसेस में किस तरीके से इलेक्ट किए गए थे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे गाइस करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो प्रोविंशियल की लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उन्होंने इलेक्ट किए थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हुआ था। राइट, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
जो कंट्री की गवर्नेंस है उसके लिए कौन मतलब कौन देखता है, आधारभूत कौन है, फंडामेंटल कौन है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो गाइज जो कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब जो गवर्नेंस रखने में, शासन करने में मदद करता है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डीपीएसपी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज। दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें करेक्ट बतानी है। पहले में क्या बोला गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंड करना होता है तो उसका जो इंट्रोडक्शन होता है, बिल लाया जाता है, तो वो सिर्फ लोकसभा ला सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट है जिससे कि फेडरल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसमें सभी की सभी स्टेट्स की का रैटिफिकेशन ज़रूरी होता है। मतलब जितनी भी स्टेट्स हैं उनके सभी लेजिस्लेचर्स का रैटिफिकेशन, उनकी हामी ज़रूरी होती है। तो गाइज यहाँ पे हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, नीदर वन नॉट टू। राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस सेशन गाइज। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे और आपने आप गाइज अपना स्कोर कैलकुलेट करके हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस सीरीज ऑफ प्रीलिम्स एंड गाइज अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। सो विद दिस वी एंड अप दिस लेक्चर टुडे गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।